स्वागत आपका फिर से हमारे इस चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। चलिए, आज हमारी जो न्यूज़ होगी ना, वो दरअसल वेस्ट बंगाल को लेकर है। वेस्ट बंगाल में अभी हाल ही में जो है वहाँ पे एक बिल पास किया गया, जो कि जो है यहाँ पे महिलाओं के हित में जो है वो बिल लाया गया है। बेसिकली क्या है कि हम लोग अगर देखें तो जो वहाँ पे जो घटनाएं होती हैं, आमतौर पे आज देखते होंगे कि हमारे देश में हर दिन कहीं ना कहीं ऐसी खबरें मिल जाती है जो कि हमारे दिल को दहला देने वाली खबरें होती है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ रेप को लेकर, जिस तरीके से आज के डेट में लगातार ये घटनाएं बढ़ रही है, इसको लेकर सरकार ने आगे बढ़ के जो है ना, वेस्ट बंगाल की सरकार ने क्या किया, उस बिल को इंट्रोड्यूस किया है। वहां के लेजिस्लेचर में जो है, वहां के जो विधानमंडल है, वहां से वो कानून पारित हो चुका है। जैसे कि वहां पे अगर बेसिकली बोले तो उसके जो विधानमंडल है, मतलब विधानसभा है, वहां से वो कानून पारित हो चुकी है। अब जो है गवर्नर जो है अभी तक उसमें साइन नहीं किए हैं। अगर वो गवर्नर के साइन करते ही क्या होगा, वो कानून जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसा क्या जरूरत पड़ गया था वहां पे ऐसे कानून को लाने की, तो हम लोग समझते हैं उसके बाद की घटना की कैसे कैसे क्या हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेस एंड एक्सप्लेन व्हाट इज बंगाल गवर्नमेंट्स न्यू अपराजिता एंड एंटी रेप बिल। बेसिकली इसी को आज हमें समझना यहाँ पे है। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम समझें तो देखिए यहाँ पे है वेस्ट बंगाल असेंबली पास अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल 2024। तो दरअसल इस बिल को लाने के पीछे जो है पर्पस ये है कि अगर वहां पे अब वेस्ट बंगाल में अगर किसी भी तरह के इस तरह की जो घटनाएं घटती है, तो उसमें क्या होगा, कठोर से कठोर सजाएं दी जाएगी। अगर जो है इसमें कई तरह की बातचीत है जो कि हम लोग आगे भी सेशन में समझेंगे। तो ऐसे कानून लाने की जरूरत हमें जो है, इतने कठोर कानून लाने की क्या आवश्यकता हमें थी और क्या नहीं थी, इस पे हम लोग जो है ना डिटेल में भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि यहाँ पे कहा गया है अपारजिता महिला और बाल जो विधेयक जो है यहाँ पे ये जो लाया गया है, इसमें दरअसल क्या ऐसी प्रावधान क्या किया गया है। इसमें प्रावधान ये है, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे। अच्छा, राज्य सरकार जो है इस तरह के कानून, जो कठोर कानून लाती है, ऐसी क्या आवश्यकता थी राज्य सरकार को लाने की। तो दरअसल यहाँ पे एक चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, जो यहाँ पे क्या होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, दरअसल ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो इन्हीं की होती है। तो जब लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी इनके हाथ में है, तो निश्चित रूप से उनको जो ठीक लगता है, जब उनको लगता है कि नहीं, निश्चित रूप से जब उनके राज्य में अगर ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, तो निश्चित रूप से उनको लगता है कि हमारे लिए कोई कठोर कानून हो जिससे उसको नियंत्रित किया जा सके। इसीलिए क्या किया गया, लॉ एंड ऑर्डर को रखा गया है इसके अंतर्गत। तो राज्य सूची के भीतर जो है ना, इनको जो है ना ये अधिकार दिया गया है। ये राज्य सूची क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं, 3 लिस्ट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 3 लिस्ट का जिक्र है, जिसमें से सबसे पहला जो लिस्ट होता है आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल 246 में जिक्र है इसका। आर्टिकल 246 में कहा गया है कि यहाँ पे 3 विषय रखे गए हैं, 3 सब्जेक्ट रखे गए हैं। तीनों सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट। एक होता है यूनियन लिस्ट और दूसरा होता है यहाँ पे स्टेट लिस्ट, और यहां पे जो तीसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। अब ये क्या होता है, संविधान में साफ तौर से कौन किस विषय में कानून बना सकता है, कौन किस विषय में कानून बना सकता है, राज्य सरकार जो है किस किस विषय में कानून बना सकता है, केंद्र सरकार जो है किस किस विषय में जो है ना कानून बना सकता है, इसके बारे में पूरा का पूरा यहाँ पे जिक्र मिलता है बहुत डिटेल में। संविधान के ये सारे जो खंड हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो यूनियन लिस्ट जो है, यानी कि संघ सरकार को, यानी कि केंद्र सरकार को जो विषय मिला हुआ है, सब्जेक्ट मिला हुआ है, वो 99 सब्जेक्ट है इनके पास। वर्तमान में इनके पास 99 ऐसे कानून है, 99 ऐसी चीजें हैं जिनमें वो कानून बना सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर लें तो जैसे मनी को लेकर, जैसे मुद्रा को लेकर कोई भी जैसे कोई कानून बनाना हो, तो इन्हीं के ऊपर ये जो है ना इन्हीं की जो है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस पर कानून बनाए। और साथ ही साथ
अगर वो डिफेंस को लेकर भी कोई जो भी मुद्दा हो, डिफेंस को लेकर कानून बनाने हो, तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो होती है किनकी होती है, तो यहां भी सेंटर की हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो बैंकिंग से रिलेटेड कोई कानून बनाना हो, बैंक से रिलेटेड जो है ना कोई भी ऐसे नियम बनाने हो, कानून बनाने हो, तो ये सब ऐसे इस तरह के जो है ना जितने सारे आप देख रहे हैं, ये सारे इस तरह के 99 सब्जेक्ट जो इनके पास होते हैं, जिसपे वो क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी उनकी होती है। इसी प्रकार से स्टेट लिस्ट जो होते हैं, स्टेट के पास भी क्या है, कई सारे, जैसा कि यहाँ पे 61 सब्जेक्ट इनके पास है, इनके पास 61 विषय है जिसपे वो कानून बना सकते हैं। 61 सब्जेक्ट है। जैसे कि इसमें जब अगर हम बेसिकली देखें तो इसमें जो है कई सारे, जैसे कि आप देखते हैं एग्रीकल्चर को लेकर जो है यहाँ पे ये जो जिम्मेदारी होती है, इस पे कानून बनाने का जिनका राइट्स है, वो यहाँ पे स्टेट को होता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो और भी जैसे कि है यहाँ पे स्टेट के अलावा, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन को लेकर हम बात करें, तो यहाँ पे ये सारी जिम्मेदारी जो होती है, यहाँ पे जितने सारे सब्जेक्ट ये लिखे गए, इस तरह के लगभग जो है कितने 61 सब्जेक्ट जो है इनके हाथ में होते हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है इसी के अंतर्गत जो है आता है, जो कि राज्य सरकार को मेंटेन करना होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अपने कानून व्यवस्था को ठीक से बनाए रखने के लिए कानून, यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट भी एक है। तो कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है समवर्ती सूची, जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें से एक यहाँ पे देखिए, इसमें टोटल 51 सब्जेक्ट है, इसमें जो है ना 51 विषय है टोटल, और 51 विषय में जो है यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने तो एजुकेशन जैसा सब्जेक्ट जो होता है, जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है ना डिवाइडेड यहाँ पे किया गया है। कुछ सब्जेक्ट जो है ना मिला हुआ है सेंटर को, यानी कि संघ सरकार को, यानी केंद्र सरकार को, दूसरा स्टेट सरकार को यानी कि राज्य सरकार को, और जो कंकरेंट जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना किसके अंदर आता है, तो राज्य सरकार के अंदर आता है। तो राज्य सरकारें क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या करती है, ऐसे कानून को बनाती है। ऐसे कानून को क्या करती है, वो इंट्रोड्यूस करती है। जैसे अभी आपने देखा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया है, एक बिल पास किया है, जो कि एक बहुत ही कठोर नेचर का है, बहुत ही कठोर नेचर का यहाँ पे दिखता है। तो इस तरीके से राज्य कर सकती है, जब भी उनको लगता है कि उनके देश के, उनके राज्य के लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहे हैं, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, वो अपना इस तरीके से कानून लाके वो उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो क्या है इस कानून में बेसिकली, तो देखिए यहाँ पे कहा गया है, दरअसल इस विधेयक को लाने के पीछे का कारण क्या है, इस विधेयक को लाने के पीछे का क्या रीजन है। तो कहा गया है, जो बलात्कार जैसी घटनाएं जो करते हैं, ऐसे मामले में जहां पीड़िता की मृत्यु हो जाती है, कई बार लोग बलात्कार करते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, या वह स्थायी रूप से अचेत अवस्था में चला जाता है। अचेत का मतलब होता है कोमा। कहता है इन रेप केसेस वेयर द विक्टिम डाइज और इफ लेफ्ट इन द परमानेंट कोमा, वो क्या होता है कि परमानेंटली अगर कोमा में चले जाते हैं, तो इसके लिए जो है ना मैंडेटरी डेथ पेनल्टी, इसके लिए कह दिया गया है कि भैया, अगर वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं कि अगर कोई इस तरह का जो अपराध करता है, तो उसको अनिवार्यता उनको जो है ना मृत्यु दंड दिया जाएगा, उनको जो है ना डेथ पेनल्टी दिया जाएगा, यानी कि आपको उसमें जो है ना ये सजा भुगतनी पड़ेगी। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला के साथ, 18 वर्ष के अधिक के उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, यदि कोई 18 से अधिक जो है ना आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, तो उसके लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया गया है। तो यही कहता है कि डेथ पेनल्टी मैक्सिमम फॉर द गैंग रेप ऑफ अ विमेन अबव 18 ईयर ऑफ एज, ये जो है कानून इंट्रोड्यूस किया गया है किनके द्वारा, वेस्ट बंगाल के द्वारा। अब कहते हैं महिलाओं के विरुद्ध बार बार अपराध, अगर किसी महिला के खिलाफ बार बार कोई अपराध कर रहा है, जघन्य अपराधों के अलावा, मतलब सामान्य कोई वैसी घटनाएं लगातार कर रहा है किन्हीं के साथ, उनको परेशान किया जा रहा है, इसकी स्थिति में भी क्या होगा, कारावास के स्थान पर, पहले कारावास होता था, जेल होता था, लेकिन अब जो है ना आजीवन कारावास हो सकता है। इसमें तो छूटने की संभावना होती भी थी, लेकिन अब क्या होगा, इसमें आजीवन कारावास का प्रावधान कर दिया गया है। कहता है प्रोविजन ऑफ द रिगोरस इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ इन
place in imprisonment in case of respected offense against women other than heinous crime। ये कहते हैं कि इस तरह के घटना अगर कोई करते हैं तो आजीवन कारावास उनको हो सकता है। और क्या कहते हैं, कहते हैं एसिड हमले के मामले में, जो एसिड अटैक करते हैं लोग, एसिड हमलों के मामलों में क्या है, हल्की सजा यानी कि आजीवन कारावास से कम की सजा और जो है ना जुर्माना को हटा दिया गया है। पहले क्या होता था, एसिड हमले जो करते थे उनको हल्की सजा होती थी, है ना, आजीवन कारावास से कम की सजा होती थी, लेकिन अब उसमें आजीवन कारावास के प्रावधान को क्या किया है, यहाँ पे जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर जो है कोई भी व्यक्ति एसिड अटैक करता है किसी भी महिला के ऊपर, तो यहाँ पे उनको क्या मिलेगा, तो आजीवन कारावास यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे लाइफ इंप्रिजमेंट का जो है ना व्यवस्था कर दिया गया है, समझ सकते हैं। और देखिए इस तरह के बलात्कार के मामले में जांच के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष जो है ना अपराजित टास्क फोर्स होगा जो कि इसके लिए काम करेगा। बलात्कार के मामलों में जांच के लिए ना स्पेशल टीम होगी जो क्या करेगी, उसको जांच करेगी। तो वही यहाँ पे कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट फॉर इन्वेस्टिगेट रेप केसेस। यहाँ पे ठीक तरीके से क्या किया जाएगा, उसका जांच किया जाएगा। जो अब तक लापरवाही होता रहा है उसको क्या किया जाएगा, अब ठीक से इसको करने का प्रयास किया जाएगा। बलात्कार के मामलों में जांच या सुनवाई को शीघ्र पूरी करने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष अदालतें स्थापित करने तथा एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का भी प्रावधान यहाँ पे किया गया। यानी कि क्या होगा, उस मामले को जल्दी से निपटारा करने के लिए, इस मामले को जल्दी से निपटारा करने के लिए विशेष अदालत बनाए जाएंगे और उस मामले को जल्दी से जल्दी क्या किया जाएगा, मतलब सुनवाई करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे मामलों में डिले नहीं होगी। ये यहाँ पे सारी बातें कही जाती है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि दरअसल ये कानून क्यों लाया गया है। जो बलात्कारी हैं उनको लेकर जो है यहाँ पे कठोर से कठोर नेचर का कानून को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली समझने वाली बात क्या है, बेसिकली समझने वाली बात यह है कि क्या यहाँ पे कानून लाने से, कानून के इंट्रोड्यूस कर देने से, कानून के इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, लगता है कि ये अपराध कम हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कई सारे कानून बने हैं देश में जो कि अपराधियों को रोकने के लिए ऐसे तमाम तरह के कानून इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन क्या हम उसको कंट्रोल कर पाए हैं? तो जहां तक कुछ हद तक हम सफल हो पाते हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसके पीछे का तमाम तरह के कारण है। सबसे पहले अगर जो है ना सरकार को इन सब चीजों पे रोक लगाना है तो सबसे पहले यहाँ पे जो करना पड़ेगा, हमें जागरूकता पे काम करना पड़ेगा, अवेयरनेस पे काम करना पड़ेगा। अवेयरनेस जब तक नहीं होगी, ठीक से हम समाज में जो है ना अवेयरनेस नहीं फैला सकते हैं, तब तक ये बातें संभव नहीं है। अगर हम चाहते हैं इसको ठीक से जो है समाप्त करना, एरिडिकेट करना, तो इसके लिए हमें एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा। एजुकेशन ही वो जो है, और ठीक तरीके से, एजुकेशन का मतलब ठीक तरीके से जब तक हमें जो है ना एजुकेट नहीं किया जाता है, तब तक इन सारे सब्जेक्ट में या इसमें जो है ना कमियां आपको देखने को कम ही मिलेगी। और साथ ही साथ जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें परंपराओं के स्तर पे भी, अपने जो है ना जो परंपरा है उसके स्तर पे भी क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे बदलाव और ठीक तरीके से अपने जो है ना कल्चर्स को इंट्रोड्यूस करने की बारी यहाँ पे दिखती है। अगर हम ठीक तरीके से अपने कल्चर में उसको बदलाव नहीं करते हैं, तब तक ये सब चीजें संभव नहीं। अपने कल्चर के स्तर पे भी क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ठीक से काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि समाज में ये सारी घटनाएं न हो, तो ये जरूरी है कि हम क्या करें, इसके लिए केवल कानून से बात नहीं बनेगी, हमें जो है ना अवेयरनेस जैसी चीजें करनी पड़ेगी और जो है ना एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा। अपने परंपरा जो है ना, परंपरा के स्तर पे क्या करना पड़ेगा, हमें जागरूकता पैदा करना पड़ेगा। अगर कुछ कमियां हैं हमारे परंपरा में, हमारे जो है ना नियम में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बदलाव करने का कोशिश करना पड़ेगा, तब जाके ये स्थितियां सुधरेगी। तो ऐसे तमाम तरह की चीजें। वैसे दरअसल होता क्या है कि हम स्त्रियों को ना आज के डेट में इस तरीके से हम मेंटालिटी इस तरीके से सेट कर लिए हैं कि हम उसे वस्तु समझने लगे हैं,
वस्तु समझने लगे हैं, यानी कि एक सामान समझते हैं। और इस तरह की मानसिकता जब हम लेके समाज में उतरते हैं तो जाहिर सी बात है उनके प्रति रिस्पेक्ट ना होके केवल जो है ना लोगों को हवस जैसी चीजें समझ आती है कि औरत होना, लेडीज होना केवल और केवल हवस का कारण है। तो ये सब जो घृणा जो हमारे दिमाग में भरा हुआ है, हमारे यहाँ पे जो मानसिकता में जो हमारी मानसिकता के लेवल पे जो गड़बड़ी है, हमें उसे सुधारने की जरूरत है। हमारे जो माइंडसेट है उसे बदलने की जरूरत है। जब तक ये हमारा नजरिया नहीं बदलेगा, औरतों को देखने के जो उसके हम जिस तरीके से देखते हैं औरतों को, वो नजरिया जब तक नहीं बदलेगा, वो तब तक जो है ये सब कानून जो है कितने आए और कितने गए, ये कानून तभी जाके काम कर पाएगा जब हम इन सारे स्तरों पे ठीक से काम करेंगे। एजुकेशन पे काम करेंगे, अवेयरनेस पे काम करेंगे, अपने परंपराओं में जो गड़बड़ी है उसको ठीक करेंगे। और हमें ये सिखाया जाना चाहिए घर से ही, हर जगह पे हमें ये चीजें सिखाया जाना चाहिए कि औरतें जिस तरीके से जो है ना मेल का एक स्टेटस है, उसी प्रकार से फीमेल का भी वो स्टेटस है। हम जो है उसको जहां हद तक हो सके वो रिस्पेक्ट, कभी ये एहसास ना होने दें कि आप जो है मेल से अलग हैं। हमें हमेशा जो है उनको ये एहसास दिलाना है कि आप कभी भी पुरुषों से कम नहीं हो। और ऐसी मानसिकता लेकर जब हम जो है ना उतरते हैं समाज में, तो क्या होता है, इनको देखने का नजरिया जब हम बदलते हैं तो क्या होता है, जो घटनाएं ये सब जो घटित होती है वो सब चीजों में कमियां निश्चित रूप से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे का जो हमारा जो न्यूज है। तो यहाँ पे है पश्चिम बंगाल से पहले आंध्र। हाँ, एक चीज आप देखेंगे तो इससे पहले भी कई जगह पे कानून जो है ना इंट्रोड्यूस हुए हैं। पश्चिम बंगाल से पहले यहाँ पे आंध्र प्रदेश में यहाँ पे जो है ना कानून को इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले 2019 में महाराष्ट्र में जो है ना शक्ति विधेयक जो है ना 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था विधानसभाओं से। उस समय लागू अपराधिक कानून में संशोधन करके बलात्कार के लिए, है ना, बलात्कार करने वालों के लिए जो है ना मृत्युदंड निर्धारित करने वाले कानून पारित किए गए थे। तो ऐसे तमाम तरह के स्टेट हैं जो कि पारित किए हैं, लेकिन क्या कंट्रोल हो गया है? बिल्कुल भी नहीं। केवल कानून पारित करना एक पक्ष है, कानून को बना देना एक पक्ष है, उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करना भी तो एक पक्ष है। ठीक से कितना वो इंप्लीमेंट हो पा रहा है, और अगर इंप्लीमेंट हो भी पा रहा है तो आप फिर भी जो है आपको लगातार जो है ना ये सारी चीजें, ये घटनाएं आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे मानसिक स्तर पे जो कमियां हैं, जो गड़बड़ी है, उसको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तब तक ये चीजें संभव नहीं है। तब तक हम इन सब जो घटनाएं घट रही है वो तब तक कम नहीं होगा जब तक हम अपने मानसिक स्तर पे सुधार नहीं कर लेते। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ आई होगी। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। हाँ, अभी देखिए क्या है ना कि नामीबिया एक देश है, नामीबिया करके जो है ना एक जो अफ्रीकन कंट्री है, ये एक अफ्रीकन कंट्री है। और ये अफ्रीका में जो है ना अभी रिसेंट में क्या हुआ कि यहाँ पे क्राइसिस आया है। तो यहाँ पे जब क्राइसिस आया, भूखमरी जब आया, तो यहाँ पे कहा जाता है ओवर 700 वाइल्ड एनिमल टू बी किल्ड फॉर द फूड। यानी कि वहां के सरकार ने, डाउन टू अर्थ जो है यहाँ पे जो लिखता है वो कहता है कि वहां के सरकार ने क्या किया है, भूखमरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, भूखमरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहां 700 जंगली जानवरों को ये परमिशन दे दिया गया है कि उसको किल कर दो आप। अब समझिए कितनी बड़ी घटना है, जो कि ये नामीबिया की घटना यहाँ पे है। नामीबिया में जानवरों को मारने का आदेश, जो कि यहाँ पे ऑर्डर जो है ना रिलीज कर दिया गया, किसके द्वारा, तो वहां के सरकार के द्वारा। नामीबिया द्वारा देश में भूख से पीड़ित लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए हाथियों एवं दरियाई घोड़े सहित 700 से अधिक जानवरों को मारने का आदेश दे दिया गया है। अब समझिए कितनी बड़ी घटना है। नामीबिया के पास जितना खाद्य भंडार था उसका 84% जो है ना वहां पे खत्म हो चुका है। अब बस कुछ ही बचे हुए हैं, 60% के आसपास जो भोजन बचा हुआ है वह भी जल्दी खत्म हो जाएगा, जो कि बहुत बहुत बड़ा संकट यहाँ पे दिखता है। तो आप समझिए वहां के जो है ना जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये परमिशन दे दिया कि आप जितने सारे जंगली जानवर हैं उसको आप क्या कर सकते हो, किल कर सकते हो, जो कि एक बहुत बड़ा धब्बा है उन लोगों के लिए जो इन्वायरमेंट को लेकर जो है ना बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं। वो कहते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट में सबका सम्मान होना चाहिए, चाहे वो जानवर हो, जो भी हो, इंसान हो, जानवर हो, सबको जो है ना यहाँ पे सुरक्षित रखने की बातें करते हैं। तो अब जब ये घटनाएं घट रही है तो वे लोग अभी आंख मूंदे कहाँ हैं। यहाँ पे जैसे कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, यूएन जैसे संस्था जो है ना बड़ी बड़ी बातें करती है, यूएन हो गई, और साथ ही साथ आप देखते हैं आयुष्यन करके जो है ना होता है,
आयुषियन करके जो है ना यहाँ पे संस्था है जो कि इस चीजों को लेकर काम करती है। तो यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी बातें केवल क्या करते हैं, ये जो हाँकते हैं, अभी ये कहाँ चले गए हैं। ये बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, बड़े बड़े देश जो बोलते हैं कि हम पर्यावरण को बचाएंगे, पर्यावरण में जो भी जानवर हो, इंसान हो, जो जिनको दिक्कतें आ रही है उसको क्या करेंगे, ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो अभी ये जो देश है अभी इन संकटों से जो गुजर रहा है, तो अभी वो आंख मूंदे क्यों है? क्या वे लोग जो है ना अभी इन संकटों को नहीं देख रहे हैं? उनको क्या वो हेल्प नहीं करना चाहिए? हमारे यहाँ पे लगभग जो है ना 200 लगभग प्लस कंट्री है, तो इतने सारे जो कंट्री हैं जो कि कई सारे जो ना विकसित कंट्री अपने आप को कहते हैं, क्या वो थोड़ा सा हाथ नहीं बटा सकते थे? ऐसे कंट्री को क्या थोड़ा सा हेल्प नहीं कर सकते हैं? अगर वो हेल्प करते हैं तो क्या ये स्थिति बनती कि वहां पे जो ना जानवरों को मारने की स्थिति बन पाती? तो कुल मिला के क्या है, ये जो बड़ी बड़ी जो लोग हैं वो केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम जो है ना देश को, जो देश से क्या होगा, इन्वायरमेंट को जो है ना फ्रेंडली बना देंगे, लोगों को इन्वायरमेंट में कोई भी क्षति नहीं होगी, सब चीजें जो है ना, जानवर जितने सारे वो सब सुरक्षित रहेंगे, ये तमाम तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये खबरें जो है आप देखिए सरकार के द्वारा ही जो है ये अनाउंस किया गया है कि भैया अब जो है ना यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लोग जानवर को किल कर सकते हो, जंगली जानवर को खा सकते हो, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक जो है ना, आप समझिए एक बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है इससे, क्या वहां के इन्वायरमेंट में। तो ये दरअसल जो बातें कहते हैं कि भाई जो हम सुरक्षा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो कुल मिला के ये पर्यावरण के लिए क्या होगा, एथिकल एंड एनवायरमेंटल जो है ना इंप्लीकेशन जो है अपने आप में ये नैतिक रूप से तो एकदम ही गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इतने सारे जानवर जो है जो किल कर दिए जाएंगे, जो कि एकदम से गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो इसीलिए उनको ये परमिशन देना पड़ा कि जो है हम इसको किल किए बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए संस्थाओं पे सवाल उठता है कि जो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं वो क्यों नहीं अभी आगे बढ़ के जो है ना इनका हेल्प कर रही है। जो बड़ी बड़ी संस्था है, जैसे बताया ना आयुषियन जो हो गई, वो एक बहुत बड़ी संस्था है जो कि पूरे दुनिया के लेवल पे काम करती है। तो ये अभी क्यों नहीं इनके सामने खड़ी है, इसके साथ क्यों नहीं खड़ी है? इनको तो साथ खड़ा होना चाहिए अभी। तो यहाँ पे इनकी भी गलती है कि ये बाद में तो नॉर्मली बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन अभी जो है ना चुपचाप बैठे हुए हैं। यूएन, यूनाइटेड नेशन जो हो गया, जो पूरे दुनिया को सलाह देता है, अभी कहाँ चले गए? जो बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्री हैं, चाइना, अमेरिका, या फिर जो है ना यूरोपियन कंट्री को देख लें, तो वो अभी कहाँ चले गए? क्या इनका हेल्प नहीं कर सकते थे? तो ये सब केवल क्या है ना, अपनी रोटियां सेकने में केवल लगे हुए रहते हैं। इनसे कोई मतलब नहीं है कि दुनिया कहां जा रहा है, वहां पे क्या इकोलॉजिकल जो है ना डिसबैलेंस हो रहा है दुनिया में, कोई फर्क इनको पड़ता नहीं है। केवल और केवल अपने काम से मतलब रखते हैं ये लोग, बातें बड़ी बड़ी केवल करते हैं। तो ये यहाँ पे सारी चीजें हैं जो कि आप समझ सकते हैं, एक बहुत बड़ी जो है ना घटना है जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बातें भी आपको समझ आई होगी। देखिए अंतिम जो है यहाँ पे भारत में जनगणना, ये जो है ना अभी आप देख सकते हैं कि 2021 में ही जो है हमारा ये जो सेंसस है हमारा जो है वो हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक हमारा ये अभी तक डिले हो रहा है, जनगणना अभी तक नहीं हुआ है, जिसको लेकर जो है ना काफी सारी समस्याएं अभी तक जो है ना निकल के सामने आ रही है। जो कि हम लोग देखिए दरअसल क्या है कि जनगणना नहीं होने का कई सारा नुकसान है। जनगणना अगर होता है तो हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि देश की एक्चुअल स्थिति क्या है, हम कितने संख्या में कितने हो गए हैं, और जो है वहां पे जब तक ये डाटा क्लियर नहीं होगा तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि किस देश, किस राज्य में क्या स्थिति है, किस राज्य में कितनी पॉपुलेशन हो गई है, वहां पे दलित की क्या स्थिति है, वहां पे जो है ना जो बाकी लोग हैं उनकी क्या स्थिति है। तो इस तरीके से वो चीजें तभी मालूम पड़ सकती है जब वो डाटा हमारे पास स्पष्ट रूप से हमारे पास वहां पे होता है। बच्चों की क्या स्थिति है, बच्चों में कितनी वृद्धि हुई है, ये सारी संख्याओं को जानने के लिए एक ही तरीका है जो कि यहाँ पे सेंसस का होना, और सेंसस नहीं होने का बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये बातें आप समझ सकते हैं कि अगर सेंसस नहीं होता है तो हमारे पास डाटा जब तक नहीं होगा तब तक हम ठीक से पॉलिसी कैसे बना पाएंगे। पॉलिसी ठीक से तभी बन पाएगी जब हम क्या करेंगे, वहां पे डाटा हमारे पास होगा। डाटा है ही नहीं और लगातार ये टले जा रहा है। अब एक बात आपको बता देते हैं, ये जो है ना 2021 में हो जाना था, लेकिन कोविड की वजह से ये डिले हो गया। जब कोविड की वजह से डिले हुआ तो आगे तो अब तो स्थितियां ठीक है, अभी क्यों नहीं हो रही है? तो कहा जा रहा है कि यहाँ के लोग जो है ज्यादातर चुनाव में ही बिजी रहते हैं, जिसको लेकर जो है यहाँ पे लगातार ये डिले, जो जरूरी चीजें हैं,
जो बहुत ही जरूरी चीजें हैं, इसके बगैर जो है ना कई सारी चीजों को लेकर हम जो है ना कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। महिलाओं की क्या स्थिति है, उनमें जो है ना कितना वृद्धि हुआ है, हम ठीक से तभी जान पाएंगे कि साक्षरता दर कितना बढ़ा है, कितना घटा है, किस राज्य में कितना साक्षरता है, एजुकेशन की स्थिति क्या है। ये सब हम कैसे जान पाएंगे, जब तक जो है हमारे पास सेंसस नहीं होगा, जब तक हमारे पास क्लियर डाटा नहीं होगा। महिलाओं की स्थिति क्या है ये कैसे हमें मालूम पड़ेगा, जब तक हमारे पास एक स्पष्ट डाटा नहीं होगा। दलित महिलाओं की स्थिति क्या है, ओबीसी वाले की जो है स्थिति क्या है, ये सब हमें तभी मालूम पड़ सकता है जब हमारे पास स्पष्ट डाटा होगा। और सरकारें जो है लगातार लगी हुई है, इलेक्शन पे इलेक्शन। अभी हाल ही में जो है अभी जो है ना लोकसभा का इलेक्शन अभी रिसेंट में अभी हमने देखा है, और उसके बाद जो है अभी देखिए अभी विधानसभा का चारों तरफ जो है ना इलेक्शन में बिजी हो गए हैं लोग। तो कुल मिला के जो है स्थितियां यही है कि लगातार जो जरूरी चीजें हैं उसको लगातार अवॉइड किया जा रहा है। वही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी यानी कार्यक्रम जो है ना कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जनगणना पे प्रणव सेन की अध्यक्षता वाली 14 सदस्यीय जो है ना स्थायी समिति भंग कर दिया बनाया गया था, समिति बनाया गया था कि इसको जो है ना किस तरीके से किया जाए, तो वो भंग कर दिया गया क्योंकि समिति का कार्य हाल ही में जो है ना गठित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संचालक समिति के कार्यों से ओवरलैप हो रहा था। यानी कि बेसिकली जो है ना कहा गया कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा था, इसीलिए क्या है यहाँ पे जो होते हैं ना as the work of the committees overlap with the work of the recently constituted national sample survey स्टेयरिंग कमेटी। यानी कि कुल मिला के क्या है यहाँ पे इस कमेटी को करना था, ये दोनों जो है ना एक ही काम कर रहे थे, ये दोनों समितियां क्या एक ही काम कर रहे थे, इसलिए कहा जा रहा था काम में ओवरलैपिंग हो रहा है। कुल मिला के जो है जिसको लेकर ये डिले हो गया है। आगे आप देखेंगे जनगणना की स्थायी समिति का गठन 2023 में हुआ था। उद्देश्य क्या था कि इसको ठीक से केंद्र सरकार को परामर्श देना। ये जब ठीक से जो है ना क्या करेंगे वो अपना जांच कर लेंगे, ठीक से अपने रिपोर्ट को जब सबमिट करेंगे तो दरअसल क्या बताएंगे, वो सरकार को एक सलाह देंगे, परामर्श देंगे कि किस तरीके से जो है ना हमें ये कार्य करना है। अगली जनगणना जो कि 2021 के लिए निर्धारित हुई है, शुरू में कोविड-19 के महामारी के कारण विलंब हुआ और अभी तक जो है ना ये अधिसूचित नहीं हुआ। द नेक्स्ट सेंसस शेड्यूल फॉर 2021 वाज initially delayed due to the COVID-19 and pandemic and not yet notified। अभी तक नोटिफाइड नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे कोविड-19 को लेकर ये सारी घटनाएं मतलब वो डिले हुआ था। अब जो है क्या है लोग लगातार जो है क्या कर रहे हैं, सरकार द्वारा अन्य गतिविधियों अलग अलग गतिविधि में वो क्या है बिजी हैं। चुनाव को लेकर क्या है वो ज्यादा प्राथमिकता देते हैं कि भैया चुनाव ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है, ये तो बहुत ही जरूरी है। तो जिससे जो है ना जनगणना प्रक्रिया में देरी हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं। कई अर्थशास्त्रियों ने चिंता जताया है, बोला है कि भैया अधिकांश सांख्यिकी सर्वेक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा अभी भी 2011 की जनगणना के लिए किया जा रहा है, जिससे उनकी सटीकता और गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। कह रहे हैं भैया 2011 का डेटा लेके कब तक चलेंगे, 2011 का डेटा लेके कब तक चलेंगे, 2021 में हमारा जनगणना हो जाना चाहिए। अभी जो है ना 2024 चल रहा है, ये भी खत्म होने को है। तो हम कैसे सटीक तरीके से जो है ना लोगों के बारे में जानकारी ले पाएंगे, कैसे सटीकता के साथ हम उनके बारे में जो है ना समझ पाएंगे कि स्थितियां क्या है उनकी। तो ये दरअसल यहाँ पे कमियां दिखता है। तो भारत में जनगणना कब शुरू हुआ था, तो आपको भारत में जनगणना 1871 में जो है ना इसको संचालित किया गया था, वहीं से जो है शुरुआत हो गया था नियमित रूप से। सेंसस इन इंडिया हैज बीन कंडक्टेड रेगुलरली सिंस 1881। यहाँ पे पहली बार पूर्ण जनगणना 1881 से स्टार्ट हो गया था। भारत की जनगणना 1948 के जनगणना के अधिनियम के प्रावधान के तहत चलता है। अब क्या हुआ कि जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद हमने एक कानून बनाया, उसके तहत जो है ना 1948 से लगातार ये चल रहा है। सेंसस ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ सेंसस एक्ट जो है ना 1948 से ये क्या है लगातार जारी है, जो कि अब तक विलंब नहीं हुआ था, अब तक जो है ना रुका नहीं था, लेकिन इस बार इतना ज्यादा डिले हो रहा है। जनगणना जो है दरअसल संघ सूची का विषय होता है। अभी जस्ट मैंने बताया संघ सूची क्या होता है, स्टेट लिस्ट होता है, सॉरी सेंटर लिस्ट होता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट। तो उसके अंदर 99 सब्जेक्ट हमने बताए थे ना, तो 99 सब्जेक्ट के बीच जो है ना एक सब्जेक्ट यह भी है, जनगणना का भी एक विषय आता है। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में सारी बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।